हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन में बेहतरीन सीरीज चल रही है। तो उसी का आज एक बेहतरीन लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के सामने, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारत की कृषि। ठीक है, भारत की कृषि में बेसिक स्ट्रक्चर पहले जानेंगे, किस राज्य में कौन कौन सी फसलें ज़्यादातर उगाई जाती हैं, बेसिक डाटा क्या है हमारा, किस प्रकार की मतलब मिट्टी है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने हमारे ज्योग्राफी की प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की कृषि यानी कि भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है और भारत देश की राष्ट्रीय आय में विकास करने के लिए कृषि का विकास होना बहुत जरूरी है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। ठीक है, और भारत जो प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से आरआरबीज और नाबार्ड की स्थापनाएं की गई थी। जैसे कि आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक और नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो कि हमारे कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषि जो क्रेडिट होते हैं, मतलब कृषि के अंतर्गत योजनाओं के लिए हम लोग लोन लेते हैं, उसकी सबसे शीर्ष संस्था है नाबार्ड। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, जैसे कि कुछ भारत की प्रमुख क्रांतियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी और दूसरी हरित क्रांति 1983 में चावल के लिए चलाई गई थी। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा था, पर गेहूं का उत्पादन में चावल से अधिक वृद्धि हुई थी। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, विश्व में हरित क्रांति के जनक। इनको हरित क्रांति के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है नॉर्मन बोरलॉग को। ये बात ध्यान रखनी है, ये यूएस के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन डॉक्टर बोरलॉग हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कई सारी क्रांति अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई, जैसे कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए चलाई गई थी। ठीक है, जैसे कि श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन के लिए चलाई गई। जनक हैं इसके वर्गीज कुरियन। ठीक है, और जो नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन के लिए चलाई गई थी। यह ध्यान रखनी है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है दुग्ध उत्पादन के जनक हैं, मतलब दुग्ध क्रांति के, श्वेत क्रांति। और इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, जो कि 1970 के दशक में चलाया गया था। और हमारी पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, पीली क्रांति। फिर सुनहरी क्रांति जो है जूट और फल उत्पादन के लिए जानी जाती है। फिर हमारी गोल क्रांति आती है, ये आलू उत्पादन के लिए जानी जाती है। फिर केसर क्रांति ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और फिर हमारी इंद्रधनुषी क्रांति है जो समग्र विकास के लिए संबंधित है। और अमृत क्रांति जो नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी। ठीक है, जिनके बारे में जानना जरूरी है, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। ठीक है, जैसे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, जैसे गेहूं है, गन्ना है, दूध है और आलू, ये प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। जो कि जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में गेहूं का होता है, उत्तर प्रदेश में। गन्ने का भी होता है उत्तर प्रदेश में, दुग्ध का भी होता है उत्पादन उत्तर प्रदेश में, आलू का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, मतलब भारत में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 4 फसलें हैं जो गेहूँ, गन्ना, दूध और आलू, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। नंबर 1 इन गेहूं, गन्ना, दूध और आलू इसमें यूपी है। ठीक है, और नंबर 1 जूट चावल इसमें है पश्चिम बंगाल हमारा। ठीक है, नोट IR20 चावल की अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। ठीक है, और भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में की होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है और चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है और अन्य खाद्यान्नों फसलों की तुलना में। ठीक है, और नंबर 1 जो है चाय में नंबर 1 है असम हमारा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाले राज्य जैसे कि तमिलनाडु है
और नंबर 1 किसमें, दलहन, तिलहन, सोयाबीन और चना की कुल दालों में सबसे नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और सरसों में नंबर 1 है राजस्थान उत्पादन में, ठीक है। और कपास और मूंगफली इसमें है गुजरात नंबर 1 पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर आता है आम भारत का राष्ट्रीय फल है। जैसे कि आम जो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा होता है और महाराष्ट्र में भी। देखिए नंबर 1 है प्याज, अरहर, अंगूर और आम, इनमें है महाराष्ट्र, ठीक है। और फिर आता है प्राकृतिक रबर और गरम मसाले, काजू, नारियल, काली मिर्च, इनमें सबसे नंबर 1 पर है केरल राज्य, ठीक है। फिर आता है हमारा हल्दी, तंबाकू, मक्का, इसमें है आंध्र प्रदेश। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। जैसे कि नंबर 1 पर आता है रबी की फसल, ठीक है, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। और इसकी कुछ प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, सरसों, मटर, चना, ठीक। जो रबी की फसल खाने से गैस हो गई, मतलब गेहूँ और सरसों, ठीक है, ये कुछ ऐसे की ट्रिक करके बनाई गई, ठीक है। देखिए रबी की फसलें प्रमुखतः सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं और गर्मियों के मौसम में काटी जाती हैं, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारा खरीफ की फसल। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं खरीफ की फसलें। जैसे कि चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया और कपास हो गया, ठीक है। फिर आती है हमारी नगदी फसल, ठीक है। नगदी फसल है, नगदी फसल जो है तंबाकू, गरम मसाले, ठीक है, जो रबड़ है फसलों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कि गन्ना हो गया, ये भी नगदी एक फसल है, कपास हो गया, ये भी नगदी एक फसल है। और एक प्रकार का हो जाता है जो आता है जायद की फसलें, ठीक है। जायद की फसलों के अंतर्गत आता है ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, ये ऐसी प्रकार की जो बीच में खरीफ और रबी मौसम के बीच में जो बोई जाती हैं वर्षा ऋतु में, ये जायद की फसलें होती हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं और अपने प्यारे साथियों के साथ इस सेशन को शेयर करें, जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।